हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मॉडर्न सीरीज़ जो चल रही है इस समय उसका भरपूर प्रयोग कर रहे होंगे और ये ज्ञान आपको एक तरह से बहुत सारा आपको हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर ले रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री का। बहुत ही फेमस है, सभी को कुछ ना कुछ इसके बारे में आइडिया होगा। द रिवोल्ट ऑफ 1857 यानी कि 1857 की क्रांति। ठीक है, कैसे हुआ, क्या इसके कॉजेज़ थे, ये थोड़ा सा आज जान लेंगे। लंबा चैप्टर है तो इसे हम 2-3 भागों में करके पढ़ लेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। The revolt of 1857. A mighty popular revolt broke out in northern and central India in 1857 and nearly swept away British rule. ठीक है, ये कहाँ पे शुरू हुआ? नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडिया में, यानी जो मध्य भारत था और पूर्वी जो भारत था उसमें ये शुरू हुआ और इसने एक तरह से ब्रिटिश जो हुकूमत थी उसको हिलाकर रख दिया था। इट बिगैन विद द म्यूटनी ऑफ द सिपॉयज और द इंडियन सोल्जर्स ऑफ द कंपनीज आर्मी बट शून engulfed wide regions and involved the masses. ये शुरू तो बहुत ही एक तरह से म्यूटनी, छोटे से युद्ध से शुरू हुआ। ठीक है, जो कंपनी की जो आर्मी थी उसमें जो सोल्जर्स थे उनके एक तरह से विद्रोह से शुरू हुआ, लेकिन धीरे धीरे इसने बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व कर लिया था। ठीक है, मिलियंस ऑफ पीजेंट्स, आर्टिशंस एंड सोल्जर्स फॉट हीरोकली, यानी जैसे हीरो लड़ते हैं ना उस तरह से, for over a year, and by their exemplary courage and sacrifice wrote a glorious chapter in the history of Indian people. इस क्रांति ने क्या किया? एक बहुत ही कह सकते हैं, ग्लोरियस का मतलब होता है कि बहुत ही, जैसे हम बहुत ही उससे देखते हैं, मतलब खुशी के साथ, और बहुत ही इस तरह से उसकी ग्लोरी यानी उसका महिमा मंडन भी बहुत हुआ। और इससे क्या हुआ, अंग्रेज़ों के अंदर एक थोड़ा सा डर भी आया कि ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या, कि ऐसे इंडियंस क्या विद्रोह कर सकते हैं, इस तरह से चीज़ें। तो जान लेते हैं इसके जनरल कॉजेज़। द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज मच मोर देन अ मेयर प्रोडक्ट ऑफ सिपॉय डिसकंटेनमेंट, यानी सिपॉय के जो उसमें असंतोष पैदा हो रहा था उसके प्रति एक तरह से ये क्रांति आई कि ये जो ब्रिटिश रूल चल रहा है उसके जो भी वो अत्याचार कर रहे थे, वो देख रहे थे ना सारे लोग, उसकी वजह से ये सब चीज़ें हुई। इट वॉज इन रियलिटी अ प्रोडक्ट ऑफ द कैरेक्टर एंड पॉलिसीज़ ऑफ द कॉलोनियल रूल, यानी को आप सभी को पता है वो सब ब्रिटिशर्स यहाँ कॉलोनी बनाकर रह रहे थे, इसलिए उन्हें कहा जाता है कि उन्होंने कॉलोनियल रूल किया और उससे क्या बहुत सारा असंतोष पैदा हो रहा था यहाँ के लोगों में, यहाँ की आर्मी में। ठीक है, तो इस तरह से ये एक तरह से इसका ये परिणाम था कि इनकी जो पॉलिसीज़ चल रही थी ब्रिटिश रूल में, जो भी पॉलिसीज़ वो बना रहे थे, बहुत ही कह सकते हैं कि शोषण करने वाली पॉलिसीज़ थी ना, तो इस वजह से बहुत सारा असंतोष पैदा हो रहा था। तो आगे जानते हैं और जो कहते हैं ऑफ द अक्यूमुलेटेड ग्रीवांसेस ऑफ द पीपल अगेंस्ट द कंपनीज एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑफ देयर डिसलाइक ऑफ द फॉरेन रेजिम, यानी बहुत सारे ग्रीवांसेस, यानी बहुत सारे उनको शिकायतें हो रही थी कॉमन मैन को कि उनके साथ इतना अत्याचार क्यों हो रहा है, ये ब्रिटिशर्स कहाँ से आ गए हैं, अचानक से कैसे रूल करने लगे हैं, ये तो हमारा देश है ना। For over a century, as the British had been conquering the country bit by bit, popular discontent and hatred against foreign rule while gaining strength among different sections of the Indian society. It was this discontent that burst forth into a mighty popular revolt. अब यही सब असंतोष इकट्ठा होकर के क्या हो रहा था, एक तरह से एक विद्रोह खड़ा कर रहा था। तो यही सब मिलके जो विभिन्न सोसाइटीज़ में असंतोष पैदा हो रहा था, उनको जो भी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन यानी कंपनी जो एडमिनिस्ट्रेशन कर रही थी उसमें बहुत सारे लूफोल्स नज़र आ रहे थे कि ये तो हमारे साथ बहुत गलत भी कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से उनके अंदर एक तरह से विद्रोह की भावना जागृत हो रही थी। यही सब कॉजेज़ थे। ठीक है, परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ द पॉपुलर डिसकंटेंट वॉज द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कंट्री बाय द ब्रिटिश एंड द कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ द इट्स ट्रेडिशनल इकोनॉमिक फैब्रिक। सबसे बड़ा जो इसमें कारण आता है इस विद्रोह के लिए, वो आता है कि क्या एक असंतोष क्या पैदा हुआ कि वो इकोनॉमिकली मतलब इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे ब्रिटिशर्स, यानी कि उनको बहुत ज़्यादा ही प्रताड़ित कर रहे थे, पैसा वगैरह नहीं देते थे, काम करवा लेते थे। ठीक है, अपनी ही कंट्री में वो क्या एक तरह से बंजारों का जीवन जी रहे थे, कभी इधर कभी उधर, ये वो पता नहीं क्या क्या ब्रिटिशर्स ऐसी पॉलिसीज़ ला रहे थे कि सारा जो इससे पहले मैंने पढ़ाया था ना, इकोनॉमिक ड्रेन हो रहा था, वेल्थ का ड्रेन हो रहा था, सारा कहाँ पैसा जा रहा था, वो जा रहा था
ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन में जा रहा था, वो अपनी इकॉनमी को बूस्ट कर रहे थे और यहाँ की इकॉनमी को वीक कर रहे थे, यानी इंडियन इकॉनमी को वीक कर रहे थे, ठीक है, समझ गए। वी हैव ट्रेस द डिजास्टर्स इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन अनदर चैप्टर। अदर जनरल कॉजेज वर ब्रिटिश लैंड एंड रेवेन्यू पॉलिसीज, जो उनके लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज़ थी ना, तो वो भी बहुत खतरनाक थी, उससे भी असंतोष पैदा हो रहा था, ठीक है। और अदर सिस्टम्स ऑफ लॉ एडमिनिस्ट्रेशन तो एकदम एक तरह से पूरा लूट चल रही थी वहाँ पे, है ना, ब्रिटिशर्स बहुत प्रताड़ित कर रहे थे, ठीक है। इन पर्टिकुलर अ लार्ज नंबर ऑफ पीजेंट्स जो पीजेंट्स की प्रॉपर्टीज़ थी उनको एक तरह से वो क्या कर रहे थे, हथिया ले रहे थे, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है, बेसिकली उनकी प्रॉपर्टीज़ को ले लेना, ठीक है, सब्जेक्ट टू, देखिए लैंड रेवेन्यू डिमांड उनकी बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। अब इंसान अगर मान लीजिए खेती कर रहा है तो वो अपने कुछ खाने के लिए भी रखेगा, अपने परिवार के पालन पोषण के लिए भी रखेगा। अब सिर्फ खाने से तो काम चलता नहीं, उसके लिए पैसा भी चाहिए, वो सारा क्या यही लोग लेते थे ना, तो बहुत सारा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे। तो यही सब कारण बने 1857 की क्रांति के लिए। द न्यू लैंडलॉर्ड्स लैकिंग द टाइज ऑफ ट्रेडिशन दैट हैड लिंक्ड द ओल्ड जमींदार्स टू पीजेंट्स पुश्ड रेंट्स अप, बहुत सारे रेंट बढ़ा देते थे, एक तरह से उनको बर्बाद कर रहे थे, ठीक है। द इकोनॉमिक डिक्लाइन ऑफ द पीजेंट्री फाउंड एक्सप्रेशन इन 12 मेजर एंड न्यूमरस माइनर फेमाइंस फ्रॉम 1770 टू 1857। अब देखिए ये जो 1770 से लेकर के जो 1857 1857 तक का जो समय है, उसमें क्या हुआ, 12 मेजर और माइनर फेमाइन, मैंने सूखा पड़ा वहाँ पे, ठीक है, फेमाइंस हुई। तो इसमें भी वो क्या करते थे कि कुछ भी हो हमें कर चाहिए, तो इस तरह से उनकी पॉलिसीज़ बहुत ही खतरनाक थी, इससे ही असंतोष पैदा हो रहा था जन जन में, ठीक है। They resented their loss even more when they were replaced by the rank outsiders, officials, merchants and money lenders, ठीक है। William Edwards, a British official, wrote in 1859 while discussing the causes of the revolt that the police were a scourge to the, इसमें एक वर्ड आया है, were a scourge to the people and of the dissatisfaction with our government, यानी बहुत सारा असंतोष फैल गया था एक तरह से। जब इतना शोषण बढ़ जाएगा ना, तो उनके अंदर ये भी भावना आ रही है, जो कॉमन मैन है, कि या तो मर जाएंगे, ठीक है, क्रांति करेंगे, इससे कुछ मिलेगा, तो वैसे भी मर ही रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि विद्रोह करेंगे तो शायद कुछ पाने की एक तरह से उम्मीद बनेगी, ठीक है। The Indian rulers had been patrons of art and literature and supported scholars and religious preachers। बहुत सारे उसमें देखिए, इसी में देखिए, जहाँ पे कभी भी कुछ भी अगर होता है तो उसमें कुछ ना कुछ वहाँ के लोगों का भी दोष होता है। इनमें जो इन्हीं इंडियंस में से कुछ उनकी नौकरी भी कर रहे थे इन ब्रिटिशर्स की, तो वो एक तरह से मुखबिरी भी करते थे कॉमन में क्या चल रहा है क्या नहीं। तो इसी तरह उन्होंने एक होता है डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लेकर आए ही थे अंग्रेज़, ताकि तभी वो इतना शासन कर भी पाए, ठीक है। द मिडिल एंड अपर क्लासेस ऑफ इंडियन सोसाइटी पर्टिकुलरली इन द नॉर्थ वर हार्ड हिट बाय देयर एक्सक्लूजन फ्रॉम वेल पेड हायर पोस्ट इन द एडमिनिस्ट्रेशन। और सभी को पता है, मैंने पहले भी पढ़ाया है कि बहुत जो इंपॉर्टेंट पोस्टें थी एडमिनिस्ट्रेशन में, वो इंडियंस को मिल नहीं रही थी, उनको एक तरह से हटा दिया गया था। ये सारी ऊपर वाली जो हाई पोस्टेस थी वो कौन ले रहे थे, वो सारे ब्रिटिशर्स ही ले रहे थे। द ग्रेजुअल डिसअपीयरेंस ऑफ द इंडियन स्टेट डिप्राइव्ड दोज इंडियंस हु वर एम्प्लॉयड इन देम इन हाई एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल पोस्टेस ऑफ देयर मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। ब्रिटिश सुप्रीमेसी ऑल्सो led to the ruin of the persons who made a living by following cultural pursuit। यानी जो थोड़े बहुत पोस्टेज इंडियंस होल्ड भी कर रहे थे, उनसे भी उनको हटाया जा रहा था, ठीक है, छोटे छोटे कारणों को बता करके, और एक तरह से उन्हें इकोनॉमिकली बहुत सारा एक्सप्लॉयटेशन झेलना पड़ रहा था। ये सारे कारण बन गए, ठीक है। अब देखिए इन्होंने क्या लिखा है, एज सैयद अहमद खान रोट लेटर, even natives of the highest rank never came into the presence of the officials but with a inward fear and trembling। यानी सैयद अहमद खान लिख रहे हैं कि मान लीजिए कोई उस पोस्ट पे है भी, तो वो ब्रिटिशर्स के सामने थर थर काँपता था, ठीक है, उनके सामने आने की उनकी हिम्मत नहीं होती थी, इतना उन्होंने डरा के रखा था यहाँ के लोगों को। ब्रिटिशर्स एक तरह से पूरी तरीके से हुकूमत कर रहे थे और उनको ज़रा सा भी डर नहीं था, बहुत सारा एक्सप्लॉयटेशन चल रहा था, हर दिशा में चल रहा था। देयर मेन एम वॉज टू एनरिच देमसेल्व्स एंड देन गो बैक टू ब्रिटेन अलॉन्ग विद देयर वेल्थ। उनका मेन कारण था यहाँ से लूटो और ब्रिटेन में सारा पैसा भेजो और अपने आप को रिच करो, अपने आप को अमीर बनाओ, ठीक है। द ब्रिटिश आर्मी सफर्ड मेजर रिवर्सल्स इन द फर्स्ट अफगान वॉर भी हुआ इसी बीच। देखिए 1838 से लेकर के 42 तक फर्स्ट अफगान वॉर हो रहा है। इन द पंजाब वॉर्स, ठीक है, 1845 से 49 के बीच में
एंड इन द क्रीमियन वॉर 1854 से लेकर के 56 तक. इन 1855 to 1856 द संथल tribesmen of Bengal and Bihar rose up armed with axes and bows and arrows and revealed the potential of a popular uprising by temporarily sweeping away British rule from their area. यहाँ से भी एक संथल जो क्रांति हुई, वहाँ से भी एक तरह से 1857 को एक क्लीन स्वीप मिला कि ऐसा भी कुछ किया जा सकता है. यहाँ के लोग विद्रोही हो चुके थे पहले ही. ठीक है. द एनेक्सेशन ऑफ अवध बाय लॉर्ड डलहौजी इन 1856, ठीक है, वॉज वाइडली रिजेंटेड इन इंडिया इन जनरल एंड इन अवध इन पर्टिकुलर. देखिए, जब इन्होंने लॉर्ड डलहौजी ने अवध को ले लिया था अपने हाथ में 1856 में, वो भी एक कारण बना इस विद्रोह के लिए. ठीक है. More specifically, it created an atmosphere of rebellion in Awadh and in the company's army. Dalhousie action angered the company's sepoys. इसमें क्या है, 75,000 जो सिपाही थे, जो इसमें जो आर्मी में थे, वो कहाँ से थे? अवध से थे. ठीक है. Lacking an all India feeling, these sepoys had helped the British conquer the rest of India, but they did possess regional and local patriotism and did not want their homelands to come under the foreigners' sway. Moreover, the annexation of Awadh adversely affected the sepoy's purse. He had to pay higher taxes on the land his family held in Awadh. बहुत सारे टैक्सेस उनको देने पड़ रहे थे यहाँ के अवध के लोगों को. एक तरह से वो एक तरह से मतलब एडवर्सली इफेक्ट कर रहा था वहाँ के लोगों को, और यहाँ के लोग ये जान रहे थे कि एक विद्रोह बहुत ज़रूरी है इनको खदेड़ने के लिए. ठीक है. अब आगे देखिए. द डिसोल्यूशन ऑफ द नवाब्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड आर्मी, 3 out of jobs, 1000 of nobles. देखिए, नवाब जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसका पूरा डिसोल्यूशन हो गया था, उसको भंग कर दिया गया था, और बहुत सारे इसमें क्या, बहुत सारे नोबल्स, जेंटलमैन, ऑफिशियल्स को जॉब से निकाला जा रहा था. ठीक है. तो इससे भी क्या हुआ, एक तरह से असंतोष पैदा हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो गई, ये सारे बेरोज़गार हो गए. तो ये भी सारे कारण बन गए इस 1857 की क्रांति के लिए. ठीक है. द ब्रिटिश कन्फिस्केटेड द एसेट्स ऑफ द, कह रहे हैं कि इन्होंने सारे एसेट्स को अपने हाथ में ले लिया था, सारे स्टेट को अपने हाथ में ले लिया था. जो भी वहाँ के लोग थे, वहाँ पे जो भी राज्य कर रहे थे, उनको हटा करके ये सारा कंट्रोल मतलब पूरा अपने हाथ में ले रहे थे ब्रिटिशर्स. ठीक है. मेजॉरिटी ऑफ तालुकदार्स और ज़मींदार्स को उन्होंने अपने हिसाब से हटा दिया था. दिस डिस्पोजेस तालुकदार्स नंबरिंग नियरली 21,000 anxious to regain the lost states and position became the most dangerous opponents of British rule. यही लोग क्या खतरनाक साबित हो गए ब्रिटिश रूल के लिए. ठीक है. द पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन एंड सबऑर्डिनेशन वॉज फॉर एग्जाम्पल डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग नाना साहेब, द रानी ऑफ झांसी एंड बहादुर शाह देयर स्टॉन्च एनिमीज. आप सभी को पता है ये जो इनकी पॉलिसी थी ना, पॉलिसी जैसे हथियाने की पॉलिसी जो इनकी थी, तो नाना साहेब, ठीक है, रानी ऑफ झांसी यानी जो हमारी रानी लक्ष्मीबाई थी, और बहादुर शाह, इन सब को एक तरह से उन्होंने, ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, इनके भी राज्यों लेना चाह रहे थे. तो यही सब चीज़ें मतलब ये पॉलिसी जो लेकर के आई, इन सारी चीज़ों को, ज़मीनों को हथिया लो, उनके राज्य को हथिया लो, तो ये सब क्या बन गए, इनके विद्रोही बन गए ब्रिटिशर्स के ये सारे लोग. नाना साहिब हो गए. ठीक है. रानी लक्ष्मीबाई एंड बहादुर शाह. नाना साहिब वॉज द अडॉप्टेड सन ऑफ द बाजीराव सेकंड. ये नाना साहिब अडॉप्टेड सन थे, यानी कि उनको गोद लिया गया था, बाजीराव ने सेकंड ने लिया था. द लास्ट पेशवा, जो लास्ट पेशवा थे, द ब्रिटिश रिफ्यूज टू ग्रांट नाना साहिब द पेंशन they were paying to Bajirao II and forced him to live at Kanpur far away from his family seat at Pune. और एक तरह से वो क्या कर रहे थे ब्रिटिशर्स, उनको पेंशन देने से भी मना कर रहे थे और उनको फोर्स कर रहे थे कि आप कानपुर में ही रहिए अपनी फैमिली से दूर. Similarly, the British insistence on the annexation of Jhansi incensed the proud Rani Lakshmibai who wanted her adopted son to succeed her deceased husband. ठीक है. The house of the Mughal was humbled when Dalhousie announced in 1849 that the successor of Bahadur Shah would have to abandon the historic Red Fort and move to a humbler residence at the Qutub on the outskirts of Delhi. ठीक है. यही सब बहादुर शाह के साथ भी किया गया. And in 1856 में क्या हो रहा है, Canning announced that after Bahadur Shah's death
द मुगल्स वुड लॉस द टाइटल ऑफ किंग्स एंड वुड बी नोन एज मेयर प्रिंसेस। और इन्होंने 1856 में ब्रिटिशर्स ने एक ऐलान क्या कर दिया, कैनिंग था जिसने ये ऐलान किया, लॉर्ड कैनिंग ने क्या ऐलान किया कि बहादुर शाह की डेथ के बाद जो मुगल्स होंगे वो टाइटल लूज़ कर जाएंगे, किसी भी मतलब राजा का टाइटल लूज़ कर जाएंगे और केवल राजकुमार ही कहलाएंगे। ठीक है, ओके फाइन। एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन टर्निंग द पीपल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल वॉज देयर फियर डैट इट इंडेंजर्ड देयर रिलीजन। एक और नया खतरा लोगों को नज़र आ रहा था कि ये सारा हमारा रिलीजन ही खा जाएंगे, ठीक है, यहाँ कुछ बचेगा ही नहीं। तो ये भी एक तरह से 1857 की क्रांति के लिए एक अच्छा कारण था। ठीक है, देयर फियर वॉज लार्जली ड्यू टू द एक्टिविटीज़ ऑफ द क्रिश्चियन मिशनरीज भी अपना काम कर रही थी, इस वजह से ये सारा डर उनके मन में आ रहा था। हु वर टू बी सीन एवरीवेयर इन द स्कूल्स, इन द हॉस्पिटल्स, इन द प्रिजन्स एंड द मार्केट प्लेसेस। दीज मिशनरीज ट्राई टू कन्वर्ट पीपल एंड मेड वायलेंट एंड वल्गर पब्लिक अटैक्स ऑन हिंदूज एंड इस्लाम। हिंदू के जो लोग थे और इस्लाम यानी कि मुस्लिम लोग जो थे, इनके रिलीजन पे वो अटैक कर रहे थे। वो कह रहे थे हमारा ही धर्म सबसे अच्छा है और हमारा ही क्रिश्चियनिटी को आप अपनाइए। ठीक है, एक तरह से वो इस तरह का प्रयास कर रहे थे। इन 1850 द गवर्नमेंट इनैक्टेड अ लॉ विच इनेबल्ड कन्वर्ट टू क्रिश्चियनिटी टू इनहेरिट हिज एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। एक कानून भी 1850 में बना दिया गया कि अगर आपको अपनी पुरानी प्रॉपर्टी यानी जो पूर्वजों से प्रॉपर्टी आ रही अगर वो चाहिए तो आपको कन्वर्ट होना पड़ेगा, तभी आपको ये सब मिलेगा। Moreover, the government maintained at its court chaplains or Christian priests in the army। ठीक है, आर्मी में क्रिश्चियन प्रिस्ट भी जा रहे थे। ठीक है, the abolition of the custom of sati, the legislation of widow remarriage and opening of western education to girls ठीक है appeared to them as examples of such undue interference। Religious sentiments were also heard by official policy of taxing land belonging to temples and mosques and to their priests। यानी जितने भी उनके प्रिस्ट होते थे जो पूजा वगैरह कराते थे, उनको एक अलग से मतलब जो क्रिश्चियन धर्म को मानते थे उनको एक अलग से बेनिफिट मिल रहा था, लेकिन जो कॉमन यहाँ का मैन था, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या किसी और धर्म से भी बिलोंग करता हो, उनको बहुत सारा अत्याचार झेलना पड़ रहा था। ठीक है, द रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड विद द म्यूटिनी ऑफ कंपनी सिपॉयज। वी हैव therefore to examine why the sepoys who had by their devoted service enabled the company to conquer India and who enjoyed the high prestige and economic security suddenly became rebellious। अब देखिए इसमें इस बात समझ में आ रही कि इन्हीं सिपॉयज़ के माध्यम से वो पूरे देश में शासन कर रहे हैं, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो गया कि यही सिपॉयज़, यही जो सैनिक थे वो एक तरह से क्यों ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट खड़े हो गए। उसका कारण देखिए, ये द फर्स्ट फैक्ट to be kept in view that the sepoys were after all a part of Indian society। एक तो वो इंडियन सोसाइटी का पार्ट थे and therefore felt and suffered to some extent what the Indians did। एक तरह से उनको जैसे अदर इंडियंस सफ़र कर रहे थे ये भी लोग सफ़र कर रहे थे, तो ये भी एक कारण बना। द सिपॉय वॉज इन फैक्ट अ पीजेंट इन यूनिफॉर्म। एक तरह से कहा जाता है कि किसी किसान को ही यूनिफॉर्म पहना दीजिए और उस तरह से उनको रखा जा रहा था, अपने ही देशवासियों के खिलाफ वो कर रहे थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। द सिपॉयज ऑल्सो हैड रिलीजियस और कास्ट ग्रीवांसेस ऑफ देयर ओन। द इंडियंस ऑफ दोज डेज वर वेरी स्ट्रिक्ट इन ऑब्जर्विंग कास्ट रूल्स। इन 1856 an act was passed under which every new recruit undertook to serve even overseas if required. This hurt the sepoys' sentiments as according to the current religious beliefs of Hindus that travel across the sea was forbidden and led to the loss of caste। अब उनको ये कहा जा रहा था कि अगर आप यहाँ भर्ती हो गए हैं तो आप बाहर जाके भी लड़ाई करेंगे, यानी कि कहीं अगर मान लीजिए बाहर युद्ध छिड़ जाता है इंडिया से बाहर तो भी आपको जाना पड़ेगा। और उस समय ऐसा बिलीव था कि समुद्र को पार करके जाने का मतलब है कि अपने ही जाति से आपको निष्कासित कर दिया जाएगा, ऐसे कुछ रूल्स रहे होंगे। ठीक है, अपनी ही कास्ट को आप खो देंगे, इस तरह की चीज़ें थी। अब देखिए द सिपॉयज एस्टीम्ड एज एन इन्फीरियर क्रीचर। उनको बहुत ही नीचे की दृष्टि से देखा जा रहा था। ही वॉज सॉन एट ही इज ट्रीटेड रफली। बहुत ही बुरी तरीके से उनका ट्रीटमेंट होता है। ही स्पोकन ऑफ एज अ नीगर। ही इज़ एड्रेस एज सुअर और पिग। उनको सुअर वगैरह भी कहा जा रहा था। ओके, ठीक है, ये सारी चीज़ें देखिए घट रही हैं। धीरे धीरे फिर क्या होगा, एक क्रांति होगी। ठीक है, a more immediate cause of sepoys' dissatisfaction was the recent order that they would not be given the foreign service allowance बट्टा when serving in Sindh और in पंजाब। एक और immediate cause क्या बना कि उनको foreign service allowances नहीं मिलेंगे। ठीक है,
जब वो सिंध और पंजाब में सर्व कर रहे होंगे, वहाँ अपनी सर्विसेज दे रहे होंगे, तो उनको ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। दिस ऑर्डर रिजल्टेड इन बिग कट इन द सैलरीज ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ, एक तरह से इससे क्या हुआ, बहुत सारा हिस्सा उनकी सैलरी से कट कर लिया गया, उनको नहीं दिया जा रहा था। द एनेक्सेशन ऑफ अवध द होम ऑफ मैनी सिपॉइज फर्दर इन्फ्लुएंस देयर फीलिंग्स। आप सभी को पता है, जैसी अवध को ब्रिटिशर्स ने अपने कंट्रोल में लिया, तो ये सभी को पता है बहुत सारे लोग, बहुत सारे सैनिक वहाँ से बिलोंग करते थे अवध से, इसलिए भी एक असंतोष पैदा हो गया। ठीक है। द डिससेटिस्फैक्शन ऑफ द सिपॉइज हैड इन फैक्ट अ लॉन्ग हिस्ट्री। इस सिपॉय म्यूटनी हैड ब्रोकन आउट इन बंगाल एज अर्ली 1764 बैटल ऑफ बक्सर है ही। ठीक है। इन देखिए, द अथॉरिटीज़ हैज सप्रेस्ड इट बाय ब्लोइंग अवे 30 सिपॉइज फ्रॉम द माउथ्स ऑफ गन्स इन 1806। The sepoys at Vellore mutinied, ठीक है, but were cursed and with terrible violence and several hundred men dying in the battle। देखिए 1806 में भी वेल्लोर में, ठीक है, वहाँ पे भी एक म्यूटिनी होती, बट उसको सप्रेस किया जाता है अंग्रेज़ों के द्वारा। ठीक है। और उससे भी ये धीरे धीरे खबरें फैल रही हैं, कहाँ कहाँ विद्रोह खड़े हो रहे हैं, छोटे छोटे, बंगाल में हो रहा है, बिहार में हो रहा है, वेल्लोर में हो रहा है। ठीक है। ये मे भी तमिलनाडु का एरिया हो सकता है। ठीक है, वेल्लोर। इन 1824 the 47th regiment of sepoys at Barakpur refused to go to Burma by the sea route। ठीक है। 1824 में क्या हो रहा है, 47th regiment नाम है, ठीक है, ऑफ सिपॉयज एट बारकपुर, जगह का नाम है बैरकपुर, जो भी उच्चारण कर लीजिए, रिफ्यूज़ टू गो बर्मा, यानी वो बर्मा जाने से मना कर देते हैं, क्योंकि सी रूट के थ्रू नहीं जाएंगे, ऐसा बोल रहे थे। रेजिमेंट वॉज डिसबैंडेड, इट्स अनआर्म्ड मैन वर फायर्ड अपॉन बाय आर्टिलरी एंड द लीडर्स ऑफ द सिपॉयज वर हैंग। इससे क्या गया, बहुत सारे लोगों क्या हैंगिंग कर दी गई, उनको मृत्युदंड दे दिया गया जो सिपॉयज थे इस तरह के। इन 1844 7 बटालियंस रिवोटेड ऑन द क्वेश्चन ऑफ सैलरीज एंड बट्टा। ठीक है। 1844 में वो अपनी सैलरीज के लिए भी लड़ रहे हैं जो ये सिपॉयज हैं। ठीक है। सिमिलरली द सिपॉयज इन अफगानिस्तान वर ऑन द वर्ज ऑफ रिवोट ड्यूरिंग द अफगान वॉर। ठीक है, अफगान वॉर भी चली रहा है इसी बीच। Two सूबेदार्स, अ मुस्लिम एंड अ हिंदू, वर शॉट डेड फॉर गिविंग एक्सप्रेशन टू द डिस्कंटेंट इन द आर्मी। दो सूबेदार्स, एक मुस्लिम था एक हिंदू था, उनको शॉट डेड कर दिया, यानी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, क्योंकि वो अपना असंतोष प्रकट कर रहे थे इस वजह से। डिससेटिस्फैक्शन वॉज सो स्प्रेड अमंग द सिपॉयज दैट फ्रेडरिक हेलिडे, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बंगाल इन 1858, was led to remark that the Bengal army was more or less mutinous, always on the verge of revolt। अब देखिए, ये सब असंतोष इतना पैदा हो चुका है कि फ्रेडरिक हेली डे, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर बंगाल के थे 1858 में, क्या कह रहे हैं कि बंगाल आर्मी हमेशा तैयार रहती थी कि कभी भी युद्ध हो सकता है, इतना ज़्यादा असंतोष बढ़ गया था। ठीक है। अब देखिए आगे, देखिए, दस वाइड स्प्रेड एंड इंटेंस डिसलाइक एंड इवन हेट्रेड ऑफ फॉरेन rule prevailed among the large number of Indian people and soldiers of the company's army। This feeling was later summed up by the Sayyid Ahmad Khan in the causes of Indian mutiny as follows। ठीक है, उन्होंने बहुत सारा चीज़ लिखा है। ठीक है। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 केम एज अ कल्मिनेशन ऑफ पॉपुलर डिसकंटेंट विद द ब्रिटिश पॉलिसीज एंड इम्पेरियलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन। जितना भी वो एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे, बहुत सारा संतोष पैदा हो रहा था, यही सब कारण थे। बट इट वॉज नो सडन कॉकरेज, ये कोई अचानक नहीं था, लेकिन ये धीरे धीरे ऐसी स्थितियाँ बन रही थी। फॉर नियरली अ सेंचुरी देयर हैड बीन अ फायर्स पॉपुलर रेजिस्टेंस टू द ब्रिटिश डोमिनियन ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, समझ गए आप लोग। अब इमीडिएट कॉज देख लीजिए, फिर आज हम इसको समअप कर देंगे। नेक्स्ट हम कल बाकी का रिवोर्ट देखेंगे, कैसे करके क्या क्या हुआ। ठीक है। इन 1857 द मटीरियल फॉर अ मास अपहेवल वॉज रेडी, ओनली अ स्पार्क वॉज नीडेड टू सेट इट अफायर। सबको पता है कि बस एक थोड़ी सी चिंगारी चाहिए, सब तो तैयारी है लड़ने के लिए। तो इस तरह से क्या हुआ, द एपिसोड ऑफ ग्रीज्ड कार्टेजेस प्रोवाइडेड दिस स्पार्क फॉर द सिपॉयज। यानी कि आप सभी को पता है, एक पॉपुलर घटना है कि जो कार्टेजेस थी वो क्या थी, उसका जो काऊ और जो पिग था उसके ही मतलब कह सकते हैं उसके ही उससे बनाया जा रहा था ना, उनके ही फ्लैश से, या जो भी ये कह लीजिए। तो इस तरह से एक यही इसने क्या कर दिया, दोनों हिंदू मुस्लिम को एक कर दिया इनके खिलाफ लड़ने के लिए, ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ने के लिए। द न्यू इनफील्ड राइफल हैड बीन फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन द आर्मी। नई राइफल इंट्रोड्यूस की गई थी, इनफील्ड। इट्स कार्टेजेस हैड ग्रीस्ड पेपर, एक ग्रीस का पेपर होता था, उसी के फैट से बना होता होगा ना, ग्रीस्ड पेपर होता था, जैसे आपको मुंह से ही टीयर ऑफ करना है।
और तब वो करना है, ठीक है। पेपर वो हुज एंड हैड टू बी बाइटन ऑफ, वही जो मैंने बताया, बिफोर द कार्ट्रिज वॉज लोडेड इन टू द राइफल। द ग्रीस वॉज इन सम इंस्टांसेस कंपोज ऑफ बीफ एंड पिग फैट। तो पिग उनके लिए अछूत है, और इधर इनके लिए हिंदू के लिए किसी भी गौ मांस से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनके लिए बहुत ही बुरा है। द सिपॉयज हिंदू एज वेल एज मुस्लिम वर इन रेज, वो गुस्सा हो गए दोनों लोग। द यूज़ ऑफ ग्रीस कार्टेजेस वुड इंडेंजर देयर रिलीजन, उनका रिलीजन खतरों में, उनको ऐसा लगा। Many of them believed that the government was deliberately trying to destroy their religion and convert them to Christianity. The time to revolt had come. अब ये समझा जा रहा था कि ये जानबूझ के किया जा रहा है ताकि इनके रिलीजन को भ्रष्ट किया जा सके और क्रिश्चियनिटी में वो कन्वर्ट कर सके। यही सब क्या बन गए, 1857 की क्रांति के लिए ये सब कारण थे, और ये इमीडिएट कॉज बन गया, यानी कि उस समय का सबसे तात्कालिक कारण, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी का रिपोर्ट हम कल देखेंगे, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे क्या चीज़ें आगे बढ़ती हैं। हिस्ट्री यही इवेंट्स के ही बारे में सारा होता है, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं, यही सब हिस्ट्री हमें बताता है, ठीक है। और मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि ये जो चैप्टर हम आजकल कर रहे हैं ये इंटरेस्टिंग लग रहा होगा आपको, ठीक है, क्योंकि बहुत ही मतलब पढ़ने में मज़ा आता है मॉडर्न हिस्ट्री। बाकी तो सबका अलग अलग इंटरेस्ट होता है, ठीक है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करिए। ऑल द बेस्ट।